हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके चहीते लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपके लिए एनसीईआरटी से करा जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो आपको काम में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। साथ में हर एक लेक्चर के बाद उस लेक्चर के नोट्स दिए होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चा चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में बताएंगे कि आप कौन से सिटी में से ये लेक्चर देख रहे हो। चलिए बच्चा लोग, क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का अध्याय नंबर 3। पहले अध्याय में हमने रेट के बारे में बेसिक सीखा। दूसरे अध्याय में हमने सीखा रेट लॉ एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दिया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर ऑल्सो, राइट। अब बारी है बच्चा लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन समझने की। मतलब ये रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। तो एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसे कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन, राइट। और वो आर्हेनियस इक्वेशन से आप समझ जाओगे कि रेट और टेम्परेचर किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। चलिए बच्चा लोग, शुरू किया जाए टॉपिक को। सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो मेजॉरिटी रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन स्पीड अप होगी, एक्सेलरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, in decomposition of N2O5, the time taken for the half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे N2O5 को आधा डिकम्पोज होने में 12 मिनट लगेंगे। वहीं अगर आप टेम्परेचर कम करके 50 की जगह 25 कर दो तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगा, और जो काम 12 मिनट में हो रहा था अब वो 5 घंटे लेगा। इट विल टेक 5 आवर नाउ। Okay, if you further decrease the temperature to 0 degree, now the same task will be completed in 10 days. Okay, now you also know that in a mixture of potassium permanganate KMnO4 and oxalic acid, बच्चा ये टाइट्रेशन याद करो, आपने 12th में रेडॉक्स टाइट्रेशन किया होगा, जिसमें आपने KMnO4 और ऑक्सेलिक एसिड को टाइट्रेशन करते वक्त आपने मिक्सचर को गर्म किया होगा। गर्म करने से करंट आपका कलर आपका जल्दी आ जाता है, क्योंकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाते हैं, राइट। ओके, this will get decolorized faster at a higher temperature than that at the lower temperature। तो वो KMnO4 ऑक्सेलिक एसिड में गिर के डीकलराइज हो जाता है, तो मिक्सचर को गर्म करेंगे तो डीकलराइज जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप रिएक्शन को 10 डिग्री गर्म करोगे, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री प्लस करते हो, इफ यू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट विल ऑलमोस्ट बिकम डबल। रिमेंबर दिस, राइट। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री रेट कांस्टेंट बिकम 4 टाइम्स। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 30 डिग्री रेट कांस्टेंट बिकम 8 टाइम। अंडरस्टूड? ओके, चलो नाउ देयर इज एन इक्वेशन कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन, and this Arrhenius equation says that बच्चा rate constant K is equal to A into E raised to minus EA by RT. This is the very important Arrhenius equation. Now let's understand ये अलग अलग terms क्या indicate करते हैं। ठीक है बच्चा, तो K is the rate constant, this A is Arrhenius constant, or it is called प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको कहा जाता है, राइट। ओके, व्हाट अबाउट दिस टर्म EA? दिस EA इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बच्चा ये EA है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विद द मोलेक्यूल ऑफ रिएजेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएजेंट मोलेक्यूल के पास मिनिमम कुछ एनर्जी होनी चाहिए अगर उनको प्रोडक्ट बनना है तो जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनवाने के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, एंड बच्चा दिस पार्ट, एंटायर पार्ट E raised to minus EA by RT, this entire part E raised to minus EA by RT,
दिस इंडिकेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी हायर देन एक्टिवेशन. This indicate fraction of molecules having energy more than activation. एनर्जी मैं आपको आगे ग्राफ में समझाऊंगा. तो ये एक आपको इंटेक्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर लिया, राइट. तो टोटल पार्टिकल में से कितने फ्रैक्शन की एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है. सो दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस टर्म e raised to minus EA by RT, where this EA is activation energy, R you know is universal gas constant and T is the temperature. Let me write R कौन सा यूनिट में लेंगे बच्चा. अगर जूल में है तो 8.314, अगर कैलोरी में है तो 2. If it's in calorie, XR is 1.987, but you can take 2 if it's in calorie. And T is your absolute temperature in Kelvin. Okay, now let's apply the log to both the side of the equation. So if I apply log, what was the equation बच्चा. K equal to A into e raised to minus EA by RT. If I apply log on both the sides, this will become log K is equal to log A. And now there is multiplication, तो log में क्या हो जाता है, एडिशन. log of e raised to minus EA by RT. चलो पावर कहाँ आ जाएगा बच्चा, आगे आ जाएगा. and ln E will be equal to 1. ये EA by RT आगे आ गया, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटेंशनली. एंड ln E क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सिंपल. तो ये बना आपका एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन. नाउ दिस इंडिकेट दैट यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन बिटवीन ln K वर्सेस 1/T, बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन. सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेस, अगर आप बच्चा ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ प्लॉट करते हो, देखो y एक्सिस पे ln K, x एक्सिस पे 1/T. So this graph will start from intercept क्या है उसका, ln A. This is the intercept ln A. And slope क्या है बच्चा, देखो slope है नेगेटिव में EA by R. तो ग्राफ यहां से नीचे आएगा and you have a slope of negative EA by R. The slope is what, negative EA by R. Do you understand this? Easy? Okay. चलिए, now if you convert this natural log to the log base 10, तो आपको पता ही होगा बच्चा कि ln होता है 2.303 log. सो ln की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चा, 2.303 log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA by R इंटू 1/T. 2.303 कॉमन निकाल देंगे, व्हाट यू गेट, log K इक्वल टू log A माइनस EA, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2.303 R इंटू 1/T. दैट इज अनदर फॉर्म, right. Now if you plot the graph of log A versus 1/T, bachcha this is the graph for ln K. Now we are plotting the graph for log K, log base 10, right. So if you plot for log K versus 1/T, अगर आप log K versus 1/T का ग्राफ बना रहे हो बच्चा, तो वो ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, log A से. इंटरसेप्ट क्या है इसका, log A, और उसका स्लोप नेगेटिव में 2.303 EA by 2.303 R होगा. तो इसका स्लोप होगा बच्चा नेगेटिव में EA डिवाइड बाई 2.303 R. तो आप ये बात ध्यान रखना बच्चा, बहुत पूछा जाता है MCQ में ये. अगर ln K का ग्राफ है, नेचुरल लॉग का ग्राफ है, तो स्लोप आएगा सिर्फ माइनस EA बाय R. और वही अगर आप लॉग बेस 10 का ग्राफ प्लॉट करोगे वर्सेस 1/T, तो वो आएगा EA डिवाइड बाई 2.303 R. समझे बच्चा. चलिए, नाउ व्हेन यू हैव टू कंडीशंस, अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं और वो दोनों टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट K दिए हैं, तो कैसे रिलेट करना है, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा. आप दो बार इक्वेशन बनाएंगे, एक बार ln K1 टेम्परेचर T1, दूसरी बार log K2 टेम्परेचर T2. समझे आप, दो कंडीशन, एक बार K1 T1 डाल दो, एक बार K2 T2 डाल दो, और फिर उनका सब्ट्रैक्शन करो. तो आपका एक फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऐसा बनेगा बेटा, जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा. log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. तो दिस इज द फॉर्म जो हम न्यूमेरिकल में जाके यूज करेंगे, जहां पे हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को रिलेट करना होगा. तो सिंपल सा क्या रिलेट करना है बेटा आपको, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. बेटा हिंट क्या है पता है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. हिंट ये है कि इधर ऊपर क्या है, K2 है ना, तो यहाँ पे 1/T2 पीछे आएगा.
जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, पीछे आएगा, इतना ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन में, तो फिर आप पे कोई गलती नहीं होगी। समझ आई बात आपको? तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे व्हेन वी हैव टू टेम्परेचर्स एंड टू वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब बेटा समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन का रेट डबल हो गया। ऐसा तो क्या हो रहा है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से? तो बेटा इसका आपको आइडिया आएगा इफ यू अंडरस्टैंड दी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सिंपल सा है, देखिए चलिए। ओके, तो पहले एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन है बेटा H2 plus I2 दैट विल गिव्स यू 2HI, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस this reaction can only take place when a molecule of hydrogen and molecule of iodine collide। ये दोनों के मोलेक्यूल कोलाइड होना चाहिए जिससे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बने, and then that intermediate exists for very short time and then breaks up to form two molecule of hydrogen iodide, right? What does it mean? तो बच्चा इसका मतलब है कि अगर आप एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाते हो, राइट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ऐसे ग्राफ्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे आगे जाके। ओके, तो बच्चा स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ क्या है, आपके पास स्टार्टिंग में सिर्फ है H2 एंड I2। अब ये दोनों टकराए तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। कैसे बना देखे चले, तो ये है एक H2 मॉलिक्यूल, ये है एक I2 मॉलिक्यूल। अब जब ये दोनों टकराए तो H और I के बीच में कुछ टेम्पररी बॉन्ड बने और ये HH के बॉन्ड वीक हुए। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। H I के साथ बॉन्ड बनाएगा और H के बॉन्ड I के बॉन्ड टूटेंगे। ये बहुत शॉर्ट टाइम तक एक्सिस्ट करेगा और फाइनली ये HI के मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से, राइट। तो जब आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट को समझोगे, जब H2 और I2 टकराएंगे, ये इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो एकदम हाई लेवल में चला जाएगा एनर्जी में, और फिर वहाँ से वो वापस टूट के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे H और I के बीच में टेम्पररी बॉन्डिंग अभी बन रहा है, राइट, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहती है। समझना बेटा ग्राफ को ध्यान से, हाँ। और फिर यहाँ से वो टूट के एनर्जी वापस रिलीज हो गई और हमारे पास 2 मोल ऑफ HI आ गए। अब देखो बेटा, अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है ना, तो H2I2 के पास मिनिमम इतना एनर्जी होना चाहिए। समझो आप बात को। ये कौन सा ग्राफ है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। H2I2 टकरा के इंटरमीडिएट जो बना उसकी एनर्जी यहाँ पर है, इतनी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों को इतनी एनर्जी के साथ टकराना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये दोनों पार्टिकल जब इतनी एनर्जी से टकराएंगे तब जाके ये बनेगा, और ये बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये दोनों पार्टिकल के पास ये जितना एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। समझ आया आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ? चलो आगे चलते हैं। ओके, क्या लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी लगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत डिटेल में बच्चा नोट्स लिखे, ऐसा नहीं अपना काम के शॉर्ट में भगा भगा खत्म कर दिया। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्शन अंडरगोज इनटू द प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं अपने, क्या कहते हैं इसको बेटा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। देखो यहाँ से वापस एनर्जी नीचे आ गई, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलो। सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये बात भी बेटा आप अभी समझ लो, इसी पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता ही देता हूँ ये पॉइंट भी। बेटा ये आपका एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिएजेंट की एनर्जी है, समझना। ये बना आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर खत्म हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो ज़्यादा है, रिएजेंट नीचे है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, मतलब ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर प्रोडक्ट का लेवल ऊपर है बेटा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक, जिसका डेल्टा एच कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर बेटा ग्राफ ऐसे है, ये रिएजेंट है और देखो प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है,
मतलब एनर्जी रिलीज हो जा रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक, और उसका डेल्टा एच कैसा आता है बच्चा, लेस देन 0 आता है। तो ये दोनों ग्राफ हम ध्यान रखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में इन चीज़ों को पूछा जाता है और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को कुछ भी ना आए। क्लियर एंडो एक्सो? चलो कितना होगा वो डेल्टा एच का वैल्यू बता दूं? तो देखिए यहाँ पे ये रिएजेंट का एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है बच्चा, तो ये जो डिफरेंस आया ना, ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो। ठीक, आगे एक बार वापस इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे चलते। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है, अब इसको आप समझिए बेटा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ग्राफ दिया था, राइट। ये क्या है बेटा, ये ग्राफ पे है आपका NE/NT, मतलब ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स विथ सर्टेन एनर्जी, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए बच्चा, कोई भी सब्सटेंस हो या गैस हो तो उसमें सारे पार्टिकल का एनर्जी सेम नहीं होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, राइट। कुछ पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा होता है, कुछ पार्टिकल का एनर्जी कम होता है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जब ग्राफ प्लॉट किया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, सो उन्हें कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिला, राइट। उनको ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिला, राइट। मतलब अब देखिए बेटा, मेजॉरिटी पार्टिकल के पास ये वाला एनर्जी है, तो ये कौन सा एनर्जी है बच्चा, ये एनर्जी है मोस्ट प्रोबेबल, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन, देखो ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन, लेट्स से ये 70% है, फ्रैक्शन है ना, पॉइंट में हो सकता है 0.7 परसेंटेज करो तो 70, मतलब बेटा टोटल पार्टिकल में से लगभग 70% पार्टिकल के पास ये वाला एनर्जी है, राइट। इससे कम एनर्जी वाले पार्टिकल का फ्रैक्शन भी कम है, इससे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल का फ्रैक्शन भी कम है। ओके, नाउ लेट अस से कि ये हमारे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, सपोज दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी बेटा कितना ऐसा फ्रैक्शन है जहां पे पार्टिकल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है, तो ये एक्टिवेशन है, ये पूरा फ्रैक्शन तो लेस देन एक्टिवेशन है, मतलब इनसे तो कोई प्रोडक्ट की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब पार्टिकल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा हो, तो इनसे तो कोई उम्मीद रखेंगे नहीं अपने। तो खाली बेटा ये जो फ्रैक्शन है ना आपका, ये वाला फ्रैक्शन, यस एग्जैक्टली, तो इतने फ्रैक्शन में जितने पार्टिकल्स है वो सारे अभी एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन का एनर्जी, लेट्स से दिस इज द ग्राफ एट टेम्परेचर T, हाँ ठीक है बच्चा। तो दिस आर द फ्रैक्शन, द पार्टिकल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, द पार्टिकल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर T, ये T टेम्परेचर का ग्राफ है। अब हुआ क्या, जैसे ही बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर प्लस किया, टेम्परेचर प्लस करने से दो चीज़ें होगी, एक ये ग्राफ फ्लैट होगा, दूसरा उसका जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। आप गर्म कर रहे हो तो एनर्जी तो बढ़ने ही वाली है, राइट, और गर्म करने पे रैंडमनेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी, हिलचाल बढ़ जाएगी अंदर, तो ग्राफ जो है वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और थोड़ा सा राइट में मूव होगा उसका टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बेटा आपका ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, दिस इज द ग्राफ एट व्हाट टेम्परेचर T +10। अब मैंने टेम्परेचर बच्चा 10 बढ़ा दिया, दिख रहा है आपको 10 लिखा हुआ, लेट मी राइट इट क्लियरली। अब मैंने टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया, दो चीजें हुई, देखो ग्राफ फ्लैट हो गया और उसका मैक्सिमम पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इंक्रीज हो गया, राइट। बट अब चेक करो, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन, देखो पहले खाली ये ब्लू वाला एरिया था जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा थी, और अब देखो कितने पार्टिकल एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी वाले हो गए, ऑलमोस्ट डबल। दिखा आपको, पहले खाली ये शेडेड एरिया के पार्टिकल प्रोडक्ट बना रहे थे, और अब देखो वो शेडेड एरिया 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो अब ये सारे पार्टिकल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, राइट। तो नाउ दिस फ्रैक्शन, ओवरऑल दिस फ्रैक्शन पार्टिकल्स विथ एनर्जी
greater than EA at what temperature? T plus 10 Kelvin, right? This is almost double. We have almost double particles with energy more than EA at temperature T plus 10 Kelvin, hence rate also become double. तो ये बेटा आपका रीज़न है, इतने इस रीज़न की वजह से रेट क्या हो जाता है बच्चे? डबल हो जाता है। बोलो आई आपको बात ग्राफ समझ में? क्लियर एकदम? ग्राफ कैसे बनाया है तो आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, राइट? ओके, देखो ये वाला पॉइंट, इन द कर्व एट T plus 10 the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy gets double. ये एरिया क्या हो गया? डबल हो गया, to doubling the rate of the chemical reaction. This is the explanation of why the rate become double. क्लियर है बच्चा सबको ये? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए जाए। और एग्जांपल अगर सॉल्व करना है देन आई विल नीड माय लिटिल कैल्सी। ऐसे मैं आपको सारे लॉग एंटी लॉग प्रॉपरली करके दिखाऊंगा, ठीक है? इससे बहुत सारा लॉग एंटी लॉग आने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ब्रिंग माय कैल्सी। चलिए बच्चा, देयर वी गो, आई हैव माय लिटिल टूल विथ मी। मैं इसका कम से कम यूज करूंगा आपके लिए, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन and 700 Kelvin are 0.02 and 0.07 respectively. Calculate the value of activation energy and Arrhenius constant. तो देखिए बेटा, दो टेम्परेचर दिए। पहला टेम्परेचर है 500 केल्विन, where the rate constant K1 is equal to 0.02. Second temperature is 700 Kelvin and the rate constant has changed to 0.07. You need to find out activation energy and Arrhenius constant. ये क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन आपको बड़ा ध्यान से बड़े आराम से करना है, अदरवाइज बहुत गलतियां हो सकती है। तो आई एम गोइंग टू यूज Arrhenius इक्वेशन एज आई हैव टू कंडीशंस। तो मैं बेटा यूज करूंगा दो कंडीशन वाला इक्वेशन जो मैंने अभी आपके लिए लिखा था। लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1। देखो K2 ऊपर है तो 1 by T2 कहाँ आएगा? पीछे आएगा। लेट्स पुट द वैल्यूज केयरफुली। लॉग ऑफ K2 इज 0.07, K1 इज 0.02। ये हमें करना है फाइंड 2.303। R का वैल्यू जूल में ले लो 8.314। टेम्परेचर T1 इज 500 एंड वी हैव T2 इज 700। चले बेटा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा log 7 माइनस log 2। विल कीप इट सिंपल, वी आर गोइंग टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया बेटा log ऑफ 7/2, दैट कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 2। अब जो कैल्सी वाले बच्चे हैं उनको तो कैल्सी पे log फाइंड करना मैंने बहुत बार सिखाया है। 15 बार अंडर रूट -1 डिवाइड बाई 0.0000702,714, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत बार सिखाई है। ओके, दैट इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई, लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस, व्हाट इज इट? 2.303। कैल्सी नहीं है तो आप 2.3 ले सकते हो, इसको 8.3 इसको ले सकते हो आप, चलेगा, राइट? दिस कम्स आउट टू बी 19.1415। लेट्स से 19.15। टेक एलसीएम हियर, डोंट गो विद द फ्रैक्शन, टेक एलसीएम। 700 माइनस 500, हाउ मच विल इट बी? 200 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चा? 500 इंटू 700। दिस विल बी इजियर वे to do this, right? Now you should know the value of log 7. Log 2 सबको पता होगा 0.3010, you can take it 0.3, but what is the value of log 7? Okay, let's find out log 7 का वैल्यू क्या होगा। We'll keep the log table open। हमें फाइंड करना है किसका लॉग बच्चा? 7 का लॉग, ठीक है ना? ये रहा देखो लॉग का टेबल। 7 मतलब 70 का लॉग। 70 का लॉग देखो, चलो कितना है, आगे आ गया, दिख रहा ना आपको क्लियरली? ये रहा देखो 70 का लॉग बच्चा, ये रहा 70 के लॉग का वैल्यू है 8451, दैट इज 0.8451, 0.8451, राइट? चलो 0.8451 एंड log 2 एवरीवन नोस 0.3010। चलो 19.15 ऊपर आ गया बच्चा, डिवाइड में चला जाएगा ये 2
और डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी ऊपर चला जाएगा 500 इंटू 700। लेट्स डू वन थिंग, इसको कट कर देते हैं, इस 2 को कट कर देते हैं यहाँ पे 250 से। सो 250 एंड 7 दोनों कहाँ आ जाएंगे बच्चा, ऊपर आ जाएंगे। दैट्स इक्वल टू योर एक्टिवेशन एनर्जी। अब बाकी काम बच्चा आप अपने हिसाब से अपने या तो कैलसी पे करिए या तो डायरेक्ट करिए। 0.8451 माइनस 0.3010। बेटा अगर आपको टेबल के बिना भी लॉग निकालना है तो मैंने एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते विदाउट कैलकुलेटर। एक बार आप देख लेना वो वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छा सा वीडियो मैंने वो बनाया था। ठीक है, चलो एनीवेज ये मैंने कर लिया। ये आ रहा है 0.54 इंटू करेंगे 19.15। ठीक है, इंटू करना है आपको 250, इंटू करना है आपको 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 18234.15, 18234.15। एज आई हैव टेकन आर इन 8.314 जूल यूनिट, तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी भी किस में आएगा बच्चा, जूल में आएगा। तो ये आ गया मेरा पहला आंसर, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ व्हाट एल्स डू वी वांट टू फाइंड? सो वी वुड आल्सो लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट आर्हेनियस कांस्टेंट ए। ए फाइंड करना है, ए। चलो, सो हाउ विल वी फाइंड द आर्हेनियस कांस्टेंट? एक स्लाइड है ना, ठीक है। चलिए सेकंड कैलकुलेशन बच्चा, आर्हेनियस कांस्टेंट ए। सो बेटा सिंगल वाला इक्वेशन यूज करो, विच इज log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस ए बाई 2.303 आर बाई टी। अब इसमें या तो K1 T1 रखो या तो K2 T2 रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा। लेट मी पुट K1 T1। सो बेटा log ऑफ K1, K1 क्या था बच्चा आपका? K1 का वैल्यू था आपका 0.02 इज इक्वल टू, बहुत सिखाना पड़ेगा आपको लॉग करना है इसके अंदर, सिखा देंगे। log ए फाइंड करना है। वी ऑब्टेन एक्टिवेशन एनर्जी 18234 पॉइंट, ये वाला वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2.303, R is 8.314 and we got the temperature T1। कितना टेम्परेचर है? T1 is 500। अब पहले बच्चा आप इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। 18234.15 कैन हेल्प यू इन दिस। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। डिवाइड बाई क्या करना है बच्चा आपको? 2.303 डिवाइड बाई करना है आपको 500। तो ये आया आपका 15.83। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 15.831551। This is log A. Now how will you find the value of this log of 0.02? देखिए कैसे करना है बेटा इसको, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको रूल्स कुछ याद है तो आप आराम से सारे लॉग्स निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको रूल बता देता हूँ लॉग फाइंड करने का। तो बेटा लॉग फाइंड करना है तो पहले नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 0.02 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 10 पावर -2। 0.02 क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 10 पावर -2 यू कैन राइट 0.02। एग्री? एग्री एवरीवन? यस, शुड एग्री। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो देखिए बेटा सिंपल सा रूल है, ये log ऑफ 2, log 2 क्या होता है? 0.3010 और ये -2 सीधा यहां लग जाएगा। 2 का log है 0.3010 और 10 पावर -2 डायरेक्ट यहां पे लग जाना है। अब आपका आंसर आ गया, राइट। ये हो जाएगा आपका -1.7 अप्रोक्स। वी गेट 0.3010 -2 दैट कम्स आउट टू बी -1.699। 15 को सामने ले लो, प्लस करो 15.8351। चलो ये आ गया आपका 14.1361। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ log A। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एंटी-लॉग। तो नाउ A इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ 14.1361। चलो एंटी-लॉग बड़े सिंपल से रूल। एंटी-लॉग का मतलब बताऊं मैं आपको बेटा, एंटी-लॉग का मतलब होता है 10 का पावर 14.1361। दिस इज व्हाट इट इज, बट ऐसा नहीं लिख सकते आप एग्जाम में। सो व्हाट वी विल सिंपली डू, हम 10 पावर 14 को अलग कर देंगे और ये जो पॉइंट के पीछे नंबर है ना 1361, उसका देखना है एंटी-लॉग। लेट्स फाइंड आउट 1361 का एंटी-लॉग। मैं बेटा आपको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स, राइट। किसका एंटी-लॉग निकालना है आपको? 1361 का, है ना एंटी-लॉग। ये लॉग टेबल है, चलो जान दो। ऊपर ये रहा एंटी-लॉग 13 का 61 में, देखो ये रहा 0.13। 6 वाली लाइन कौन सी होगी? 0 1 2 3 4 5 6।
राइट, और मीन डिफरेंस था 1 का, दैट इज ऑलमोस्ट 1, वो चलेगा. सो व्हाट डू वी हैव, 13 का 6 में लॉग कितना है बच्चा, 1368. कैन यू सी दिस वन बच्चा, पॉइंट 13 का 6 में लॉग है 0 1 2 3 4 5 6, वो लॉग इज 1368. क्या लॉग है इसका, 1368 आपका लॉग है, ये रहा वैल्यू 1368. और एक का मीन डिफरेंस जोड़ो तो भी चलेगा, नहीं जोड़ो तो भी चलेगा. लेट्स सेट 1368. ठीक है बच्चा, चलो आपका आंसर आ गया. आगे क्या आएगा बच्चा आपका 1, कहाँ गया, चलो आगे क्या आएगा बच्चा आपका 1368. बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट काट के आपको रखना है. दिस इज द रेट कांस्टेंट के, जिसका यूनिट भी होगा सेकंड इनवर्स. तो इस तरह से आपका ये आर्हेनियस का पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्व हुआ बहुत ही बारीकी से. चलो अगला क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने, देन वी विल गो टू द सॉल्यूशन थियरी आल्सो. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर rate constant for the decomposition of ethyl iodide at 600 Kelvin is this. तो 600 Kelvin पे ये है rate constant. Activation energy is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant at 700 Kelvin. दो कंडीशन आई, पहला टेम्परेचर है 600 Kelvin, जहां पे रेट कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻5. दूसरा टेम्परेचर है 700 केल्विन, जहां पे रेट कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, और एक्टिवेशन एनर्जी है 209 किलो इज 1000, 10⁻³ जूल पर मोल. चलो बेटा दो कंडीशन, आर्हेनियस इक्वेशन यूज करेंगे, बहुत अच्छे से यूज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन. क्या लिखेंगे बच्चा, लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2. लेट्स पुट द वैल्यूज. लॉग ऑफ, अभी K2 K1 का वैल्यू डाल दो, चलो कोई बात नहीं. कैन आई राइट इट लाइक दिस, दिस इज लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1. एज इट इज लॉग A बाई B, यू कैन राइट लॉग A माइनस लॉग B. EA का वैल्यू है 209 इंटू 1000, 2.303 जूल में वैल्यू रखेंगे बिकॉज ये जूल में है. 8.314 रखो या 8.3 रखो इफ यू डोंट हैव अ कैल्सी. T1 T2 पहला टेम्परेचर है 600 और दूसरा टेम्परेचर है बच्चा 700. चलिए तो लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1. K1 वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5. ओके, दिस फ्रैक्शन विल सॉल्व. दिस 209 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314. So this comes out to be 10.91 इंटू 10⁻³ मतलब 1000. मुझे एक बार वापस वेरीफाई करना है इसको. 209 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314. सही है, 10.915. 10⁻³ मैंने लिख दिया. यहाँ पे एलसीएम करो बेटा. 700 माइनस 600 इज 100. नीचे क्या आएगा बच्चा, 700 600 इंटू 700. कितने पॉइंट कट होंगे देखो, 1 2 3 4, इतने पॉइंट हो गए कट. इधर क्या बचा आप चेक करो. चलो ऊपर भी है 10.91 इंटू 10 दैट इज 109.1 डिवाइड करना है 7 6 42. तो इस तरफ आ गया आपका बच्चा 2.5976. यू कैन राइट 2.6 हियर. तो ये वैल्यू आ गया बच्चा आपका 2.6 अप्रोक्सीमेटली. दिस इज लॉग ऑफ K2. चलिए बेटा इस नंबर का लॉग निकालते हैं. तो वैसे मैंने आपको बताया लॉग निकालना है, ठीक है. लॉग निकालना है तो 1.6 का लॉग देखेंगे टेबल में जाके बच्चा. लॉग टेबल या एंटी लॉग है भैया. 1.6 का लॉग देखना है. चलो आगे वापस ये लॉग टेबल में किसका लॉग देखना है बच्चा, 1.6 का. दैट इट इज 1.6 का लॉग कितना है, 2041. 1.6 का लॉग, चलो 2041 कहाँ गया, दैट इट इज 2041. बाय डिफॉल्ट क्या रखना है इसको, 0.2041. और ये -5 का लॉग क्या हो जाएगा, -5 आगे आ जाएगा. समझ आए बात आपको. यार एक मक्खी है इतना परेशान कर रही है, बोलो एक ही मक्खी है कब से मेरे आजे पीछे घूम जा रहे, इधर बैठती है इधर बैठती है इधर बैठती है. मरेगी, बलिदान जाएगा उसका, बलि जाएगी तेरी. चलो इतना समझ आ गया आपको. ये -5 1.6 का लॉग देगा, 0.2041 आया और ये वैल्यू आ रहा है 2.6. चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 0.2041 -5
ये आ रहा है आपका -4.79 अराउंड कुछ आ रहा है वैल्यू, राइट। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वापस सामने जाएगा, क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं आपके लिए आराम से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। log ऑफ K2 ये है माइनस, ये आया आपका -4.7959 इज इक्वल टू 2.6। चलो माइनस माइनस प्लस, सामने जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया बच्चा आपका -2.1959। तो log K2 आ रहा है बच्चा आपका -2.1959। ठीक है, अब इसका निकालना है एंटी लॉग। और बच्चा नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, बहुत कम लोग ये चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव नंबर का अगर आपको एंटी लॉग निकालना है तो आपको यूज़ करना है बार का कंसेप्ट। और बार का कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, सुनिए। ये -2 में से एक और माइनस करिए, ये हो गया 3 बार, दैट इज -3। और जो पीछे वाला नंबर है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.1959। ये आ गया आपका 0.8041। क्या आ गया बच्चा, ये 0.8041। तो देखिए हमने किया क्या, ध्यान से समझिए बेटा। हमने क्या करा, हमने इसको ऐसे किया कि अंडरस्टैंड दिस, हमें इसका लॉग निकालना था -2.1959 का। तो मैंने क्या करा बच्चा, मैंने बहुत सिंपली इसको ऐसे लिख दिया, -2 प्लस -2 प्लस -1959 लिख सकते हो ना ऐसे, ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है आपको, -1 करना है, और इसमें क्या करना है आपको, +1 करना है। तो ये हो गया आपका -3 मतलब 3 बार, और ये 1 माइनस 0.1959 हो चुका है आपका 8041। अब एंटीलॉग का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया आपको ये कंसेप्ट। इसको क्या करना है, एक और माइनस करना है इसमें से एक और माइनस करेंगे, और ये नंबर को क्या करेंगे बेटा, 1 में से माइनस करेंगे। दिस इज द रूल, राइट। चलिए तो बेटा अब रूल के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट के पहले है वो एंटीलॉग में कहाँ चला जाता है, पावर में। पॉइंट के पहले -3 कहाँ चला गया बच्चा, आपके पावर में चला गया, आपके मतलब नंबर 10 के। एंड 80 का 41 में, चलो एंटीलॉग चेक करते हैं कितना आ रहा है। एंटीलॉग 80 का 41, ये लॉग टेबल है। एंटीलॉग 8041 का, ये रहा देखो 80 कहाँ गया, ये रहा 804 मतलब 1 2 3 4 6 3 5 3, और 1 डिफरेंस, मीन डिफरेंस ऑफ 1 का मीन डिफरेंस जुड़ेगा इसमें 3 के 1 चेक करो तो ऊपर 1 में मीन डिफरेंस जुड़ेगा, 1 एक और जुड़ेगा। ये रहा देखो वैल्यू 80 का 3 में 0 1 2 3 6 3 5 3, और एक मीन डिफरेंस और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 3 5 4। ये रहा नंबर आपका 80 का 1 में एंटीलॉग 6351। ठीक है, चलो तो ये हो रहा है बेटा आपका 6351। बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट काट के आपको रखना है। 10 पावर -3 में आपको आंसर मिला बच्चा। तो देख लीजिए आपका रेट कांस्टेंट चेंज होकर कितना हो गया बच्चा, रेट कांस्टेंट हो गया आपका 6.351 इंटू 10 पावर -3। यूनिट क्या रहना है आपका, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप आर्हेनियस के क्वेश्चन पे लॉग एंटी लॉग को, तो जाएगा भी नहीं, लॉग एंटी लॉग को आप आराम से टाइम लेके सॉल्व करिए। जल्दबाजी करोगे चीज़ें गलत हो सकती है, 100% गलत हो सकती है। आपको सब आएगा फिर भी चीज़ें गलत हो सकती है। ठीक है, ओके बच्चे, चल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चन देखिए, कितने इंटेक्स क्वेश्चन है, 1 2 3, 2 इंटेक्स क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व बोथ ऑफ देम। क्या करना है, चलो देखिए। मैं इंटेक्स क्वेश्चन भी बच्चा साथ साथ में कवर कर रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दिस इज द लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, एंड द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, rate double for increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298. What is the activation energy? रेट क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। तो लेट्स से K1 इज इक्वल टू K, तो K2 डबल हो जाए, डबल मतलब 2K। तो पहले टेम्परेचर था आपका 298, और यहां से आपने कितना टेम्परेचर प्लस किया, 10 केल्विन। तो T2 क्या हो गया, T1 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 308 केल्विन। चलो बच्चा, सबको पता है आर्हेनियस इक्वेशन, log ऑफ
K2 by K1 equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. चलो K2 is 2K, K1 is K, रेट डबल हुआ था ना, EA by 2.303, R का वैल्यू 8.314, T1 is 30, T1 is 298. अब ऐसे कैलकुलेशन ना विदाउट कैलसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, इतना ज़बरदस्त नंबर सॉल्व करना। तो वैसे भी सीबीएसई वालों के इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते इफ यू डोंट हैव अ कैलसी। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये डिवाइड बाई ये वैल्यू कुछ आपका 19.17 के अराउंड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग बे भाइयों। लेट्स डू इट अगेन, 2.303 इंटू 8.314, मैं कहता 19.15 आ रहा है ये। चलो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 308 माइनस 298 10 डिवाइड बाई 298 इंटू 308, चलिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, अभी आपका आंसर आ चुका है 0.3010 इंटू 19.15 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए इतना करा तो पूरा आंसर भी बता ही देते हैं हम आपको, 19.15 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है 52905.7 जूल पर मोल। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, समझे? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी क्वेश्चन अच्छा दिया इसके बाद का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कैलकुलेट, पूरा क्वेश्चन गया तेल लेने, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था, याद करो, कि वो आर्हेनियस में वो जो पूरा ई वाला टर्म है ना, वो पूरा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आ रहा है आगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो हमें जो फाइंड करना है बच्चा, दैट इज व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई ग्रेटर देन ई ए। तो ये फ्रैक्शन और कुछ नहीं है, विच विल राइट n बाई एन टी। दिस फ्रैक्शन इज e रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल फाइंड दिस वैल्यू। ये तो e के पावर में है ना, तो टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। विच लॉग? नेचुरल लॉग, बिकॉज e बेस है, तो मैं दोनों तरफ ले लूंगा ln, नेचुरल लॉग, एन ई बाई एन टी इक्वल टू, अब जैसे यहां पे अब नेचुरल लॉग लोगे ये आगे आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी प्लस विद द वैल्यू। ई ए वैल्यू कितना दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये रहा 209.5 किलो जूल है, तो 1000 कर लिया मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय आर का वैल्यू जूल में 8.314 एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन समवेयर 581। लिख दिया वैल्यूज, लेट्स फाइंड आउट कितना आ रहा है 209। ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाया ना कि विदाउट कैलसी आप इम्पॉसिबल है कि कर पाओ। मतलब पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको टाइम दे के करना तो पड़ेगा, 2 पॉइंट तक आपको करना होता है। ये वैल्यू आ रहा है आपका 43.37, दिस वैल्यू इज 43.37, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका ln, ln क्या होता है बेटा, लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लॉग एन ई बाई एन टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया आपका 43.37 नेगेटिव में, हाँ 2.303 नीचे डिवाइड करो, चलो दिस कम्स आउट टू बी 18.83 नेगेटिव में, 8323। अब लॉग सामने जाएगा, व्हाट यू हैव टू फाइंड अगेन एंटी लॉग। सो जो आपको आंसर चाहिए एन ई बाई एन टी, दैट इज द एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.23, समझे? चलो बेटा वापस नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग, अब भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे, और ये नंबर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका 19 बार पॉइंट 1 में से 8323 को माइनस करो, ये आ रहा है 1677,
चलो 19 कहाँ जाएगा, डायरेक्टली 10 के पावर में, और 16 का 7 में एंटी लॉग फाइंड करते हैं। चलिए वापस 16 का 7 में एंटी लॉग, ये सारे एंटी लॉग ही है। 16 का 7 में 16 ये रहा देखो 16, ये वैल्यू है, एकदम नीचे से लाते हैं इसको पता चला। और 16 का 7 में ये वैल्यू 1469, और मीन डिफरेंस भी 7 का था ना, 1677 था ना, तो हाँ, तो 7 में मीन डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, इसका 7 का मीन डिफरेंस आ रहा है 2, तो 1469 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चा, 1471 याद रहे सबको नंबर, राइट, 1471। चलो तो ये हो गया आपका 1471, एक पॉइंट काट के आपको रख देना है। तो यही बेटा आपका आंसर है जो आपको पूछा है। तो देखो खाली कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ 10 पावर -19। कितना कम आया बोलो, 10 पावर -19 में आया ये, क्या ही मतलब है फिर रिएक्शन होने का, है कि नहीं, है कोई मतलब रिएक्शन होने का, खाली इतने पार्टिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं 10 पावर -19। इज दैट क्लियर? बोलो आर्हेनियस के सारे क्वेश्चन क्लियर बच्चे? अभी एक्सरसाइज में भी इसके बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, लेट्स लर्न इट क्विकली। कैटालिस्ट क्या करेगा, एंड देन वी विल आल्सो सी द कोलिशन थ्योरी। खत्म ही करेंगे इसी लेक्चर में, मुझे इसके ऊपर एक अलग लेक्चर वापस नहीं बनाना है, राइट। चलो तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, बेटा देखो कैटालिस्ट ना एक ही मेजर काम करता है, कैटालिस्ट एक ही मेजर काम करता है, वो करता है डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है कैटालिस्ट, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे डिक्रीज करेगा, बाय चूजिंग सम अल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म। कैटालिस्ट डालने से रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ ऑल्टर हो जाएगा, तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, बाय लीडिंग रिएक्शन फ्रॉम alternate path. Let's read this. A catalyst is a substance which increase the rate of reaction. भाई सबको पता है ना कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एवरीवन नोस इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। कैटालिस्ट तो रिएक्शन के एंड में आपको एज इट इज वापस मिली जाने वाला है, राइट, वो खुद यूज होता नहीं है। एग्जाम्पल है बेटा MnO2। MnO2 के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप कैटालिस्ट यूज करते हो, एग्जैक्टली MnO2 कैटालिस्ट फॉलोइंग रिएक्शन हैज टू इंक्रीज द रेट कंसिडरेबली। कौन से रिएक्शन की बात करी होगी ये, एक सेकंड ना, दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब डिकम्पोज करते हो तो बनता है KClO + 3 ऑक्सीजन गैस, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। बट ये रिएक्शन बहुत स्लो है, इसमें आप थोड़ा सा अगर MnO2 डाल दोगे ना तो ये रिएक्शन एकदम स्पीड अप हो जाएगा। मतलब MnO2 कैटालिस्ट है, 1 मार्क में आ सकता है। पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में कैटालिस्ट का काम कौन करता है, KClO3 के डिकम्पोजिशन में कैटालिस्ट का काम करता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर। चलो व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्लो डाउन करे तो उसको कैटालिस्ट नहीं कहते, उसको कहते हैं इनहिबिटर। क्या कहते हैं उसको, इनहिबिटर कहते हैं। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, बहुत सिंपल सा ग्राफ है बेटा, जो मैंने आगे समझाया वैसा ही है, सिमिलर ग्राफ है। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेटर। देखिए रिएक्टेंट यहाँ से अपनी एनर्जी की लेके रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए आपको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए बेटा विदाउट कैटालिस्ट, ये सॉलिड ग्राफ, विदाउट कैटालिस्ट दिस इज व्हाट द एक्टिवेशन एनर्जी इज। मतलब इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तब जाके वो इंटरमीडिएट बनेगा और फिर टूट के फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे ही आप कैटालिस्ट डाले क्या बदलाव वो देखो। तो कैटालिस्ट मतलब ये डॉटेड लाइन है विद कैटालिस्ट, राइट। तो कैटालिस्ट डालने से बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी आपका बहुत ज़्यादा था ना, राइट, वो एक्टिवेशन एनर्जी अब बदल के कैटालिस्ट डालने से खाली इतना हो गया। देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया कैटालिस्ट डालने से। पहले ये ब्लू वाला एक्टिवेशन एनर्जी था विदाउट कैटालिस्ट, अब खाली एक्टिवेशन एनर्जी आपका इतना हो गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना रिएक्शन स्पीड होता है ना
उतना एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। ऐसे मैकेनिज्म और ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में स्पेशली। मैं कराऊंगा आपको बट नॉट इन दिस लेक्चर। आपको खाली हिंट क्या ध्यान रखनी है कि जितना रिएक्शन फास्ट होता है उतना उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैटालिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी डाउन आ गया, टूट के प्रोडक्ट बना। देखिए देयर इज नो चेंज इन फाइनल एनर्जी सेम है। तो कैटालिस्ट खाली एक ही चीज ऑल्टर कर रहा है विच इज एक्टिवेशन एनर्जी। से दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट, दिख रहा है आपको लिखा हुआ है यहाँ पे विद कैटालिस्ट ये वाला, एंड दिस ओवरऑल इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालिस्ट। ओके, समझ गए। तो कैटालिस्ट ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया। आप कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क किए गए हैं, वही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एडिंग द कैटालिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds। catalyst क्या करेगा, कुछ temporary bonds बनाएगा with the reactant resulting in an intermediate complex। तो catalyst क्या करेगा, कुछ temporary bonding करेगा और activation complex बना देगा। this has a transition existence, वो खाली थोड़ी देर के लिए ही एक्सिस करेगा। कौन, इंटरमीडिएट, तुरंत ही डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बन जाएगा और कैटालिस्ट आपको जैसा था वैसा मिल जाएगा वापस। समझे बच्चा। तो कैटालिस्ट का काम है टेम्पररी बॉन्ड बना के एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाना, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टूट के प्रोडक्ट बन जाएगा एंड कैटालिस्ट आपको वापस मिल जाएगा। चलो नाउ सी कैटालिस्ट क्या क्या चीजों को असर नहीं करता है। इट इज बिलीव्ड दैट द कैटालिस्ट प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथवे और ऑल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म by reducing the activation energy between the reactant and product and hence lowering the potential energy barrier। तो कैटालिस्ट रिएक्शन को ऑल्टरनेट पाथ, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म से ले जाएगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। इट्स क्लियर फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन दैट इफ द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आर्हेनियस से आप समझ सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट कैन कैटालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालिस्ट क्या चेंज नहीं करता, कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। कैटालाइसिस ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन होने वाले होंगे ना उन्हीं को कैटालाइज करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है और कैटालिस्ट डालने से वो फिजिबल हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो रिएक्शन हो सकते हैं वही स्पीड अप होंगे, जो रिएक्शन नहीं हो सकते हैं कैटालिस्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बट डज नॉट कैटालाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कैटालिस्ट के बिना जितना प्रोडक्ट मिलना था कैटालिस्ट के साथ भी उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, बट द डिफरेंस इज नाउ यू गेट द प्रोडक्ट फास्टर। देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, you get the same quantity of product with catalyst but the products obtain quite faster. This is the only thing, right? Okay, it helps the attaining equilibrium faster. That means catalyzes the forward as well as backward reaction to the same extent so that equilibrium state achieves remains same but it reaches earlier. तो ये सारे पॉइंट बेटा कैटालिस्ट क्या चेंज करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन पाथवे एंड एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करेगा। कैटालिस्ट क्या चेंज नहीं करेगा, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इन सारी चीजों में कैटालिस्ट कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट मिलने वाले नहीं है। समझ आई बात। अब बेटा आप मुझे बताओ, इतना अच्छी तरह से लिख के पूरे यूट्यूब के ऊपर कौन है जो वीडियो बनाता है, बताइए। मैं चाहूँ ना तो मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह दर ये लेक्चर आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, बट नहीं, मेरा एक गोल है कि मुझे इसी साल में एक ही बार में ये परफेक्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर देने हैं। अगले साल में वापस ये सब कथा नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरे कुछ और टारगेट्स हैं, मैं उन टारगेट्स के ऊपर काम करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये लेक्चर्स बहुत डिटेल में मैं इसीलिए इस बार बना रहा हूँ नोट्स के साथ, ताकि इसका फायदा बच्चों को तब तक मिले जब तक एनसीईआरटी रहे। फिर अगर एनसीईआरटी जब बदलेगी तब की बात तब, है ना। चलो नाउ लेट्स सी बेटा लास्ट थियरी, कोलिशन थियरी।
अब अगर ये कोलिशन थियरी में आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा दूं, तो आगे थियरी में आपने ऐसा देखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। आगे देखा आपने आर्हेनियस में कि पार्टिकल टकराने चाहिए एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी लेके। ये थियरी कहता है कि ओनली एनर्जी इज नॉट इंपॉर्टेंट but direction of collision is also important. That means if the reagent molecules are colliding with sufficient energy and from proper direction, proper orientation, then only the product is obtained, otherwise product will not be obtained. तो सिर्फ एनर्जी से पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन होना है कि नहीं होना है, आपको साथ में डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। दे मस्ट कोलाइड फ्रॉम द प्रॉपर direction. This is main concept of this collision theory, right? समझ आ गया बेटा? दो बात, energy should be more than activation and there should be proper orientation during collision, then you get the product. Let's see. Collision theory was developed by Max Strauss, William Lewis. Provides greater insight into the दो मैटर आ गए बेटा, एक आ गया एनर्जेटिक मैटर और एक आ गया मैकेनिस्टिक मैटर। एनर्जेटिक मैटर कहता है ए शुड बी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मैकेनिस्टिक मैटर कहता है देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन। इसके इर्द गिर्द आपको थियरी लिख देनी है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। द रिएक्टेंट मोलेक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन द मोलेक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर। चलो, फर्स्ट टर्म आ गया बेटा आपका कोलिशन फ्रीक्वेंसी। कोलिशन फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग इन 1 सेकेंड। यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल टकरा रहे, दैट्स कॉल्ड कोलिशन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिशन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिशन फ्रीक्वेंसी, राइट। नंबर ऑफ कोलिशन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिशन फ्रीक्वेंसी Z. Another factor which affect the rate of chemical reaction is activation energy. So for any bimolecular elementary reaction, elementary मतलब बच्चा simple reactions, A plus B that gives product, the rate can be expressed as, तो अभी आपने लिखा था rate constant K equal to, अब आर्हेनियस में जो ए था ना आर्हेनियस कांस्टेंट, उसकी जगह यहां पे आ जाएगा कोलिशन फ्रीक्वेंसी Z। और कितने फ्रैक्शन की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है बच्चा, e⁻ डिवाइड बाई RT, राइट। मतलब बेटा इतनी कोलिशन हो रही है, उसमें से यही वो फ्रैक्शन है जिसके पास एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी है। एंड दिस इज वी कैन राइट फॉर द बायमोलेक्युलर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस। Got it? So what is this Z? Z is the collision frequency. What is this entire term? Fraction of particles. This is fraction of particle with energy more than activation energy. Okay. Equation predict the value of rate constant fairly accurate for the reaction that involves atomic species or simple molecule. तो ये खाली किसके लिए वैलिड है? It is only valid for atomic species or for the case of simple molecules, right? But for complex molecules ये इक्वेशन में गड़बड़ होने वाली है, राइट। तो ये इक्वेशन क्या कहता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कितने टक्कर हुए, दैट इज कोलिशन फ्रीक्वेंसी, उसमें से कितने पार्टिकल का एनर्जी E से ज्यादा था, दैट इज e⁻⁻RT। बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स। बट फॉर द कॉम्प्लेक्स केसेस एक और फैक्टर आपको लेना पड़ेगा, डायरेक्शन का, ओरिएंटेशन। सी दिस। सो फॉर द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अब ना समझो बात ध्यान से। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बच्चा, ये सारे हाइड्रोजन्स हैं। ओके, लेट्स कीप इट सिंपल। सपोज वी हैव दिस, राइट। यहाँ पर सपोज है Cl, ये सिंपल सा मॉलिक्यूल है बेटा, एक कार्बन के साथ क्लोरीन, दिस इज क्लोरोमीथेन, राइट। अब इसके ऊपर अगर अटैक करना है बेटा OH माइनस को, किसको अटैक करना है, OH माइनस को। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये OH माइनस है, राइट। सी व्हाट विल हैपन, उधर कुछ लिखा हुआ है, इफेक्टिव कोलिशन दिख रहा है आपको,
इफेक्टिव कोलिशन मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होगा बच्चा, एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है ना, मैं कहा यहाँ पे कुछ है, एक मिनट, लेट्स चेंज द कलर फॉर दिस। ऐसे कैसे तुमको हम छोड़ दे बच्चों, आया ना, आप बात करते हो यार तुम, ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये सारी स्लाइड मेरी वाइट कलर में थी, क्योंकि मैं जब लाइव क्लास लेता हूँ ना तो वाइट स्लाइड पे पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे वाइट करने जाता हूँ पीछे तो पूरा इफेक्ट खराब हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इफेक्टिव कोलिशन। सो वी हैव दिस इफेक्टिव कोलिशन। तो मैंने बेटा एग्जांपल क्या लिया था, मैंने यहाँ पे लिया था क्लोरोमीथेन एंड OH माइनस, राइट। अब देखिए बेटा, अगर OH माइनस और Cl इन वे पार्टिकल के बीच में अगर ऐसे कोलिशन हुआ ना, देयर इज नो प्रोडक्ट, यू विल गेट नो प्रोडक्ट। वाई? क्यों भाई साहब? क्योंकि ये Cl भी नेगेटिव होता है, ये OH भी नेगेटिव है, दोनों के बीच में जब टक्कर होगी तो रिपल्शन हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब ये Cl OH को आगे से अटैक करने ही नहीं देगा, Cl क्या करेगा, OH को रिपेल कर देगा। मतलब अगर इनके बीच में टक्कर हो भी गई तो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होने की वजह से देयर इज नो प्रोडक्ट। मतलब ये टक्कर इफेक्टिव कोलिशन नहीं है, बिकॉज इससे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। बट अगर वहीं पे मान लीजिए बच्चा कि OH बैक साइड से अटैक करे, तो अगर ये OH बच्चा यहां से अटैक करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो Cl तो इस तरफ है, वो रिपेल नहीं कर पाएगा। तो यहां पे OH अटैक करेगा, क्या बनेगा बच्चा, एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह से, जहां पे OH धीरे धीरे बॉन्ड जोड़ेगा और Cl धीरे धीरे बॉन्ड को तोड़ेगा। ये बना आपका इंटरमीडिएट, और फाइनली Cl पूरी तरह निकल जाएगा और ये C के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और ये Cl माइनस निकल लेगा। मतलब यहां पे कोलिशन प्रॉपर डायरेक्शन से हुई, तो ये कोलिशन कैसे है बच्चा, इफेक्टिव कोलिशन है। ये कैसे कोलिशन का एग्जांपल है, इफेक्टिव कोलिशन का, क्योंकि यहां पे कोलिशन प्रॉपर डायरेक्शन से हो रहा है, Cl अपोजिट प्लेन में है तो OH आराम से अटैक करेगा, यहां पे जिधर Cl है उधर ही OH आएगा, तो रिपल्शन की वजह से प्रॉपर टक्कर होने वाली नहीं है, तो ये कोलिशन कैसा हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। दो इज द एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन, भले इसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है, बट ये कोलिशन कैसा है बच्चा, इनइफेक्टिव कोलिशन है। See this. The reason could be that all the collision do not lead to the formation of products. The collision which molecule collide with sufficient kinetic energy, called threshold energy, and proper orientation. दोनों चीजें, sufficient energy and proper orientation, so as to facilitate the breaking of bond between reacting species and formation of a new bond to form the product. These are called effective collision. तो इफेक्टिव कोलिशन में बेटा दो चीजें, एक तो सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए एक्टिवेशन से ज्यादा, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होने चाहिए। नाउ हु विल टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन? तो इसके लिए एक और फैक्टर हम लगाएंगे विच इज इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी फैक्टर। सो अब आपका रेट इक्वेशन हो जाएगा बेटा K इक्वल टू, ध्यान से देखना, Z बताता है कितनी टक्कर हुई, ये टर्म बताता है उसमें से कितनी टक्कर की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा थी, और उसमें कितनी टक्कर प्रॉपर डायरेक्शन से हुई है वो बताएगा ये P, और ये P को हम कहते हैं बच्चा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। समझ आई आपको पूरी बात? इतना मस्त समझाता हूं बेटा मैं डिटेल में, बट क्या करें, लोगों को सारे बिग बॉस वाले टीचर्स को ही देखना है, तो फिर हमारे जैसे अच्छे बेचारे सीधे टीचरों का कुछ नहीं होने वाला है। हमारे जैसे सीधे टीचर बेचारे मेहनत कर करके मर जाएंगे गुमनाम, और जो क्या कहते हैं खाली शायरी शेरो शायरी करने वाले टीचर्स जो है वो बस नाम कमा रहे हैं, अच्छे टीचर तो वैसे ही गुमनाम मर जाएंगे बेचारे। चलिए कोई बात नहीं, किसी ना किसी का तो भला करके जाएंगे, हम भी जब जाएंगे तब। सो बेटा ये Z बताता है टक्कर कितनी हुई, ये टर्म बताता है उसमें से कितनी टक्कर की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा थी, और ये P प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताता है उसमें से कितनी टक्कर प्रॉपर डायरेक्शन से हुई। ठीक है, ओके। The proper orientation of reactant molecule lead to the bond formation, whereas improper orientation make them simply bounce back and no products are formed. जो आपने देखा ना, अगर Cl OH की तरफ से आया bounce back कर जाएगा। To account for the effective collision, another factor P called probability factor or steric factor is introduced,
and this takes into account the fact that in a collision molecule must be properly oriented. तो ये हो गया आपका कोलिशन थियरी का एंड। शुरू कहाँ से करा? सिंपल रिएक्शन, पार्टिकल टकराने चाहिए, एक्टिवेशन से ज़्यादा एनर्जी से टकराने चाहिए, तो ये बना आपका रेट कांस्टेंट के। बट दिस इज ओनली फॉर सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत डेविएशन आएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। गिव वन एग्जांपल फॉर दैट, एट द अनदर फैक्टर स्टेरिक फैक्टर, एंड दैट्स इट, थियरी कंप्लीट। चलो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। ओके, ड्रॉबैक क्या है? तो आपने स्टार्टिंग में लिखा था इसमें कि मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर्स, मतलब मॉलिक्यूल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको इग्नोर किया गया है। सो इट इज कंसिडर्ड एटम्स और मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द कोलिशन थियरी। तो लो बेटा, देखते देखते केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो गया। अभी अगले क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आपको। देखो कितने स्लाइड्स है बेटा एक्सरसाइज में। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्लाइड नंबर 43 40 से स्लाइड करेंगे एंड 71, मतलब अराउंड 28 स्लाइड्स फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं, बहुत बारीकी से करवाने हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं आगे जाके वापस ये सब कथा अगले साल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये जो मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ये मेरे जेई वाले बच्चों का टाइम है, जिनको मैं सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाता हूँ, बट अभी उनको मैंने होल्ड पे रखा है इस उम्मीद में कि पहले ये ख़त्म कर लेते हैं। एनीवेज बच्चा लोग, कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कंटेंट में अगर आपको कुछ भी कमी लगे, कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो आप कमेंट में बताइए, आप डेफिनेटली मैं इंप्रूवमेंट करूँगा आपके लिए। ओके बच्चा, चले मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।